हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल। आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 में, जो कि आपका चैप्टर है मेजर इंडस्ट्रीज़, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और पिछले अंक में हमने बात करी थी कुछ मुद्दों पर, जिनका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेस ऑफ साइज, एंड वी डिस्कस अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक के आधार पर किसी भी इंडस्ट्री को विभाजित करना। तो चलिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहली इंडस्ट्री अपनी है प्राइवेट इंडस्ट्री, एंड देन आफ्टर विल डिस्कस अदर industries. This classification is based on the way of means the production are owned and controlled. यह जो आधार है किसी भी इंडस्ट्री को विभाजित करने का, वह आधार इंडस्ट्री को विभाजित करने का जो आधार है, वह आधार है प्रोडक्शन करना और प्रोडक्शन पर अधिकार करने के आधार पर निर्भर करता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री या इंटरप्राइजेस का अर्थ है कि if the means of production belong to a private individual or a group of private individual who are partners, it can be described as a private sector enterprises. इसका अर्थ ये होता है कि प्रोडक्शन से संबंधित चीज़ें किसी एक व्यक्ति विशेष, समूह विशेष जो प्राइवेट हो उस कंसर्न करता है, तो इसको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। प्रॉफिट्स derives from the sales of output belong to the individual who owns the manufacturing units and who makes all the capital investment in it. और इसमें जो प्रॉफिट होता है वो आता है सेल्स पर, जो कि इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करती है। उसके बाद जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि पूंजी निवेश होता है, उसके आधार पर होता है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड द फोर्ड मोटर्स कंपनी आर द टू एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। टाटा कंपनी, टेस्को और फोर्ड कंपनी जो मोटर है वो इसके एग्जाम्पल हैं। अब आइए आगे बात करें प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की। इफ़ एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इज़ ओन्ड, यदि कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी जाती है, कंट्रोल्ड की जाती है, मैनेज्ड करी जाती है बाय द स्टेट, किसी भी राज्य द्वारा, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत, इज़ नोन एज द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहा जाता है। द गवर्नमेंट मेक्स ऑल इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ द गुड्स, राज्य सरकार उस इंडस्ट्री में सारा इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट, हर तरह का इन्वेस्टमेंट करती है। और उसकी मार्केटिंग भी वो खुद करती है। प्रोड्यूस इन द थ्रू द गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी संस्थानों द्वारा उसका वह मार्केटिंग भी कराती है, प्रमोशन भी कराती है, पोर्टफोलियो जारी करती है, सब कुछ करती है। और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है, वह क्या है? वह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंटरप्राइजेस। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंटरप्राइजेस है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर का यूनिट है। अब हम बात करेंगे जॉइंट सेक्टर यूनिट की। जॉइंट सेक्टर यूनिट क्या है? जॉइंट सेक्टर यूनिट है कि दिस involves an industry owned and managed by the government and an individual और इंडिविजुअल्स। जॉइंट सेक्टर का नाम से स्पष्ट है कि इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार और कोई एक व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष, समूह विशेष साथ में मिल करके उस कंपनी विशेष की जो शेयरिंग होती है उसमें वो भागीदारी निभाते हैं। और द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। किस स्तर पर कौन इन्वॉल्व करता है, यानी कि सरकारी संस्था या कोई इंडिविजुअल उस वेंचर में, जॉइंट वेंचर में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। शेयरिंग हो सकता है 40-60 की हो, या 50-50 की हो, या 70-25 की हो। ये शेयरिंग डिपेंड करती है जॉइंट वेंचर द्वारा जो MOU साइन होता है उसके आधार पर होता है। अब आइए आगे बढ़ें। बोथ साइड्स इन इंडिया सम पेट्रोकेमिकल यूनिट्स आर जॉइंट इंटरप्राइजेस। हमारे भारत देश में
कुछ जो है संस्थान है जो कि जॉइंट वेंचर के रूप में काम करते हैं। और अगला अपना है कॉरपोरेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। कॉरपोरेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या है, आइए देखें और जानें। व्हेन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पूल रिसोर्सेज टू सेटअप एंड मैनेज एन इंडस्ट्रियल वेंचर ऑन अ कॉरपोरेट बेसिस। जब कई व्यक्तिगत समूह साथ में मिलकर के रिसोर्स प्लान करते हैं, सेटअप करते हैं, मैनेज करते हैं और इंडस्ट्रियल वेंचर को लगाना चाहते हैं, किस आधार पर, कॉर्पोरेट बेसिस पे। इट इज़ कॉल्ड एज द कॉर्पोरेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इस तरह के संस्थानों को, इस तरह के वेंचर्स को हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेंचर या एंटरप्राइजेस कहा जाता है। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेटिव। तो सभी लोग जो उस कॉर्पोरेट के हिस्से होते हैं उनको साथ में मिल करके और प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो उनको बेयर करना होता है। मेनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फंक्शन एज कॉर्पोरेटिव्स। आपके हमारे भारत देश में बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करती हैं या कॉर्पोरेटिव लेवल पे काम करती हैं। तो आपका हमारा लास्ट जो एंटरप्राइजेज रहा है वो कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइजेज रहा है। कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइजेज, नॉट कॉर्पोरेट। ओके, अब बात करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोकेशन क्या मायने रखता है। आइए देखें और बात करें। When a manufacturing starts, जब कभी उत्पादन किया जाता है, looking for a suitable location for his factory। तो जब कोई मैन्युफैक्चरर कोई अपनी फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता है तो वो एक अपने लिए एक लोकेशन अच्छा चाहता है, जहाँ से वो ऐसी लोकेशन वो चाहता है जहाँ से उसको रॉ मटेरियल आसानी से उसके पास पहुँच सके, मिल सके नियर बाई से, और वो एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा हो, उसको लेबर जो भी लेबर मिल सकें, जो है मशीन्स एंड टूल्स जो कि रिक्वायर्ड हो आसानी से वहाँ पे पहुँच सके। तो इन सब चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। ही टेक्स इनटू द कंसिडरेशन ऑल सच फैक्टर दैट माइट इफेक्ट इन द वोलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस एरिया। और ऐसा वो बिजनेस एरिया को ध्यान में रखता है। द फैक्टर दैट यूजुअली टेकन इन अकाउंट विल वाइल चूजिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन मे नॉट बी एसेंशियल बी सिग्निफिकेंट फॉर एवरी इंडस्ट्री। और हो सकता है कि हर चीज़ के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए कई जो है रूपरेखा काम नहीं कर सकती है। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। उदाहरण के लिए वन इंडस्ट्री लोकेशन इज अवेलेबल फॉर द चीप लेबर। तो चीप लेबर देखा जाता है कि जिस एरिया में हम इंडस्ट्री को या अपने फैक्ट्री को लगा रहे हैं वहाँ पे लेबर नियर बाई में कम इन्वेस्टमेंट मिल पाएंगे या नहीं, ये भी ध्यान में रखा जाता है। और मार्केट के आसपास है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखा जाता है। और अनदर फैक्टर है नियरनेस ऑफ द सोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर्स। क्या वहाँ पर पावर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, ये भी चीज़ देखी जाती है। और रॉ मटेरियल भी वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रखता है। जैसे कि 4 मुख्य चीज़ें हैं। रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जहाँ हम लोकेट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को। उसके बाद पावर रिसोर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तीसरी बात मार्केट आसपास है कि नहीं है सेल्स के लिए। और चौथी बात जो है पावर सप्लाई है या नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि चीप लेबर उपलब्ध है या नहीं है। तो अभी थोड़ी सी और बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। चलिए देखें। देयर आर अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर सच एज जूट दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ चीप बुल्की रॉ मटेरियल्स, हैंड सेटिंग इट अप near the source of the raw materials will save heavy transportation cost। तो अगर हम बात करें कॉटन इंडस्ट्री की तो जूट इंडस्ट्री की, तो उसमें हैवी बुल्की चीप जो है रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है जूट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ऐसे एरियाज़ को चुना जाता है जहाँ से आसानी से रॉ मटेरियल आसपास के इलाकों में मिल जाए, और ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो बहुत ज़्यादा खर्च होता है उसको बचाया जा सके। सिमिलरली उसी तरीके से इफ़ रॉ मटेरियल्स की बात करी जाए, फिश, मिल्क और एनी अदर प्रेजरेबल कमोडिटी will be preferred to the industry to be located near the source so that it can be processed before it spoils। अगर हम मिल्क, फिश या और ऐसे प्रिजेबल कमोडिटी की बात करें, यानी जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, यानी जल्दी उनका पतन हो जाता है, वो बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री के ऐसे काम के लिए हमें इंडस्ट्री को ऐसे आसपास के इलाकों में डेवलप करना पड़ता है जहाँ कि हम अपने रॉ मटेरियल को सही समय पर उसको इस्तेमाल कर लें और वो ख़राब होने से पहले उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें, उसके लिए उससे कोई रॉ मटेरियल बना सके। इन केस ऑफ रॉ मटेरियल सच कॉटन इट में बी लॉस वेट। अगर हम कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वेट लॉस होने लगेगा। तो वेट लॉस होगा तो अपना
किसी व्यापारी का नुकसान होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो इसमें इस इंडस्ट्री में प्रोबेबली हम प्रीफर करते हैं लोकेशन नियर द सोर्स। तो हम ये चाहते हैं या कोई भी व्यापारी कोई मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि हम अपनी इंडस्ट्री को रिसोर्स के आसपास ही डेवलप करें। ओके।